हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ में जो डिफरेंट पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उन पीजीटी एग्ज़ाम्स में जो एमसीक्यू आए हुए हैं उन एमसीक्यूज़ को मैंने वन लाइन फैक्ट के जैसे अरेंज किया है। इसके पहले मैं आपके साथ इसी तरह से एक लेक्चर और डिस्कस कर चुका हूँ। उसी कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने वन लाइन फैक्ट और कुछ थ्योरीज के साथ में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आइए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है सिनर्जी इफेक्ट। ओके, सिनर्जी इफेक्ट इस तरह से है जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 10 एम्प्लॉई हैं और पर डे उनका वर्क जो है इंडिविजुअली वो 10 यूनिट का है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर कितने यूनिट होते हैं? 100 यूनिट होते हैं। लेकिन डे के एंड में हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिलता है। मतलब 10 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो टोटल हमें मिलने चाहिए 100, लेकिन यहाँ हमें प्रोडक्शन मिल चुका है कितने का? 110। तो जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा मिली हुई है ये क्या है? सिनर्जी इफेक्ट। देखिए, यदि पूरे समूह का योगदान प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक किए जा सकने वाले योगदान के जोड़ से अधिक हो तो इसे सिनर्जी प्रभाव या सिनर्जी लाभ कहते हैं। ओके, तो सिनर्जी इफेक्ट को इस तरह से आप याद रखिएगा। नियंत्रण नियोजन का आधार है। मतलब जो नियोजन है, प्लानिंग है, उसका बेस क्या है? कंट्रोलिंग। एवं समन्वय प्रबंध का सार है। मतलब कोऑर्डिनेशन किसका सार है? प्रबंध का सार है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, और लिखा हुआ है व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आंतरिक वातावरण, नंबर 2 बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण को हम नियंत्रित वातावरण कहते हैं और बाह्य वातावरण को अनियंत्रित वातावरण भी कहते हैं। ओके, विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की ये बात कर रहा है और मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस जो हैं तो वो 4 पीस हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट देखते हैं, जब अंतिम उपयोगकर्ता या उपभोक्ता को वस्तुएं नहीं बेची जाती हैं तब इनके वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? थोक विक्रेता। होलसेलर जो होता है वो इस तरह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये यहाँ मोटिवेशनल थ्योरीज लिखी हुई हैं। तो मोटिवेशनल थ्योरीज में एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी दी है डगलस मैकग्रेगर ने। एक्स थ्योरी में वो कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना पसंद नहीं करता है, मतलब उसे मोटिवेट करने की जरूरत होती है। ओके, दूसरा लिखा है एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना, मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और खुद कार्य करना पसंद करता है। अभिप्रेरणात्मक तत्व, आरोग्यता सिद्धांत। आरोग्यता सिद्धांत दिए हैं हर्ज़बर्ग ने। तो ये हर्ज़बर्ग की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। प्रतिष्ठा सूचक आवश्यकता, क्रमबद्धता सिद्धांत ये दिया है मैस्लो ने। मैस्लो ने मोटिवेशन के 5 स्टेप बताए हुए हैं। उन 5 स्टेप में से एक स्टेप है प्रतिष्ठा सूचक आवश्यकता। आगे देखते हैं, ई बैंकिंग के बारे में लिखा है। ई बैंकिंग की सफलता निर्भर करती है, मतलब ई बैंकिंग की सक्सेस इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, मतलब एक मल्टी स्टेजेस में सिक्योरिटी होनी चाहिए। जोखिम एवं निगरानी प्रबंध, अद्यतन दोष रहित सॉफ्टवेयर, मतलब एक अपडेटेड और ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें एरर ना हो। तो ये तीनों किसकी सफलता के लिए आवश्यक है? ई बैंकिंग। आगे देखिए, लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय तरलता में शामिल करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तरलता इंटरनेशनल लिक्विडिटी में हम इंक्लूड करेंगे। जो केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास में गोल्ड का रिजर्व है वो, रिजर्व बैंक के पास में विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स करेंसी का जो रिजर्व है वो, व्यापारिक बैंकों के पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो, एसडीआर ये आईएमएफ की एक फैसिलिटी है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, और साथ साथ में स्वेप के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली साख सुविधाएं, इन सब को इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर। लेखांकन प्रक्रिया के चरण, मतलब अकाउंटिंग जो होती है उसके स्टेप यहाँ हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होगा। लेन देन के बाद उन लेन देन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल के बाद खाता बही में लेजर में उनके अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद उनके बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस के बाद ट्रेड अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई अप्रोप्रिएशन है तो लाभ हानि नियोजन खाता बना लिया जाएगा। नेक्स्ट,
आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। सूचनाओं का विश्लेषण मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उनको हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सूचनाओं का विभिन्न पक्षों को हम संप्रेषण करेंगे, मतलब जो विभिन्न पक्ष हैं जो लेखा सूचनाओं से संबंधित हैं उनको हम कम्युनिकेट करेंगे उन इंफॉर्मेशन का, और लास्ट में लिया जाएगा डिसीजन। ओके, आगे देखिए, लेखांकन में समामेलन से पूर्व लाभ को पूंजीगत लाभ समझा जाता है। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है ए और एक कोई कंपनी है बी। बी कंपनी किसको परचेस कर रही है? ए कंपनी को परचेस कर रही है। कौन परचेस कर रही है? बी। तो ये कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और ये कहलाएगी ए सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो परचेस कर रही है ये हो रहा है कब? अप्रैल में, 1 अप्रैल में। और कंपनी वर्क कर रही है कब से? जनवरी से। तो जनवरी से अप्रैल तक का 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट है किसका? ए कंपनी का, वो बी कंपनी के लिए होगा एज अ कैपिटल प्रॉफिट, मतलब समामेलन से पूर्व, समामेलन मतलब मर्जर से पहले का प्रॉफिट बी कंपनी के लिए कहलाएगा पूंजीगत लाभ। गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्राप्ति भुगतान रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। मालिक की क्षमता मतलब यहां बात हो रही है कैपिटल की, तो कैपिटल के इक्वल टू होता है एसेट में से अगर लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कहलाएगा कैपिटल। यहां मैंने कुछ फॉर्मूलेस भी लिखे हैं, देख लेते हैं इनको। अगर हमें एसेट फाइंड करना है बिजनेस के, तो जो बिजनेस की कैपिटल है और बिजनेस के जो लाइबिलिटीज हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो जो सम होगा वो कहलाएगा एसेट। अगर कैपिटल को फाइंड करना है तो एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा कैपिटल। और अगर लाइबिलिटीज माइनस करनी है तो एसेट में से कैपिटल को माइनस कर दें। लाइबिलिटी फाइंड करनी है तो एसेट में से कैपिटल को माइनस कर दें तो आ जाएगी क्या? लाइबिलिटीज। लिखा हुआ है ऋण आवर्त अनुपात। ओके, टर्नओवर कितने का है? 4 है। तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? तो देखिए, जब कभी औसत वसूली अवधि आती है तो उसको हम 12 मान लेंगे और जो यहां पर हमें नंबर दिया होगा उसको 12 से हम 12 में डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर होगा वो होगा क्या? 3, मतलब जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। तो देखिए यहां पर आया है 3 मंथ्स, ये है 12 मंथ्स को डिवाइड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे, तो जो आंसर होगा वो औसत वसूली अवधि हो जाएगी। औसत वसूली अवधि है 3 मंथ्स की। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है। सीमांत लागत में अंशदान किसके बराबर होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। देखिए, बिजनेस की सेल में से माइनस कर दें हम क्या? वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कहलाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या? प्रॉफिट। मतलब कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के। ओके, तो देख लेते हैं यहां पर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे? तो सेल में से माइनस कर देंगे क्या हम? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें मिल जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन अंशदान। प्रतिधारित आय मतलब रिटेन्ड इनकम। देखते हैं लाभ में से कर लाभांश एवं अन्य दावेदारों को भुगतान करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कहलाएगा रिटेन्ड इनकम। मतलब ये जैसे कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है कितने का? 1000 का, इसमें से 100 रुपीज है जो हमें देना पड़ा टैक्स को, इसके बाद 100 रुपीज है जो देना पड़ा डिविडेंड को, तो 800, और इसमें से अदर क्लेम जो है मान लेते हैं वो कितने के हैं? 100 के। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है 700 का, ये कहलाएगी कंपनी की रिटेन्ड इनकम या प्रतिधारित आय। देखिए आगे लिखा है ऐसे आवेग जो ग्राहक को कुछ उत्पादों को उसके सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव मूल्यांकन फीचर्स को देखे बिना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित होते हैं या प्रेरित करते हैं, ऐसे आवेग कहलाते हैं। मतलब कोई एक पर्सन है एक्स, उसे कोई एक वस्तु खरीदनी है ए, और वो इस वस्तु के पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स को देखे बिना ही इसे क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है। तो ऐसे कस्टमर के जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? भावनात्मक प्रयोजन हो सकता है, अंध प्रयोजन हो सकता है, या अहंकारी प्रयोजन हो सकता है। लिखा है अल्प अधिकार
बाजार में मांग वक्र बनता है, तो मांग वक्र बनता है किंग डिमांड कर्व। ओके, याद रखिएगा, अल्पाधिकार में अगर डिमांड कर्व की बात करेगा तो डिमांड कर्व बनेगा किंग डिमांड कर्व। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निम्न उद्देश्य होते हैं, मतलब जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है या जो बिजनेस फर्म है, उस बिजनेस फर्म के पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है। तो नंबर 1 सबसे पहले तो लाभ कमाना ही है। ओके, फिर इसके बाद में है विक्रय को अधिक करना, नए ग्राहकों को बनाना, व्यापार की ख्याति को बढ़ाना। आगे लिखा हुआ है डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो डेटर्स में जैसे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और हमसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए भाई प्रारंभिक डेटर्स कितने हैं, या क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, या क्रेडिट सेल कितनी होगी, या बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, या डेटर से अमाउंट कितनी प्राप्त की गई है। तो एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं और उस अकाउंट से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखिए, डेटर्स बिजनेस के होते हैं क्या, असेट है ना। देनदार व्यापार के लिए होंगे संपत्ति। तो संपत्तियों के शेष स्टार्ट होते हैं कहां से, डेबिट साइड से। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग डेटर। उसके बाद बिजनेस ने जितना भी सेल किया है, और उस सेल में से याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लेनी है। यहां पर डेटर अकाउंट्स में हम कैश में जो सेल हुई है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेल तो लेंगे, लेकिन कैसी सेल होगी, वो सारी की सारी क्रेडिट की सेल ले लेंगे। इसके बाद अगर हमने जो उधार में विक्रय किया है, उस उधारी से कुछ अगर हमें रिसीव होता है तो उसको हम लिखेंगे इस तरफ में। कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट लिख देंगे, और अगर बैंक में मिल रहा है, मतलब चेक मिल रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रही है, तो उसको हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। लिखा है देनदारों से प्राप्त राशि। फिर किसी डेटर ने, मतलब जो उधार सेल हुआ है, उसमें किसी ने कहा कि हमसे आप ले लीजिए क्या, बिल्स रिसीवेबल। तो हम बिल्स रिसीवेबल ले लेंगे, और इस सेल में से अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो उसके इधर लिख देंगे विक्रय वापसी, सेल रिटर्न। और अगर कुछ डेटर्स, मतलब जिनसे पैसा चाहिए है और वो पैसा अगर नहीं दे रहे हैं, तो उसको बैड डेब्ट्स मान के हम यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में जो बैलेंस मिलेगा वो होगा क्लोजिंग डेटर्स का। ओके, तो एक बात याद रखनी है, सिर्फ यहाँ लिखना है हमें ओपनिंग डेटर और साथ में लिखनी है क्रेडिट सेल। बाकी सारा ट्रांजेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस अकाउंट से या तो हम ये फाइंड कर पाएंगे, या तो ये, या तो ये, या ये, या तो फिर ये। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेनदार खाता, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स तब बनते हैं जब हम परचेस करते हैं, और परचेस कैसे करते हैं, क्रेडिट में, मतलब उधार में अगर परचेस करेंगे तो बनेंगे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस के लिए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो अकाउंट है वो स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से, मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको क्रेडिट साइड से। तो जिस तरह से डेटर में देखा है उसी तरह से हम क्रेडिटर्स में या तो क्रेडिट सेल, या ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स पेबल का अमाउंट, या तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हो रहा है वो फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए, इसको एक अकाउंट में हम इन सारी इंफॉर्मेशन को सेट कर लेंगे। इस तरफ में लिख देंगे हम क्या, ओपनिंग बैलेंस। जिस तरह से वहां लिखा था हमने डेबिट साइड में क्रेडिट सेल, तो यहां लिख लेंगे क्रेडिट परचेज। ओके, अब अगर हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, या तो हम कैश से देंगे या चेक वगैरह दे सकते हैं। कैश में है तो कैश अकाउंट लिख देंगे, अगर चेक से है तो बैंक अकाउंट लिख देंगे। अगर उन्हें हमने बिल पेबल इशू किया है तो बिल पेबल लिख देंगे इस तरफ में। और अगर कुछ रिटर्न किया है खरीदे हुए सामान में से, तो उसमें लिख देंगे हम परचेज रिटर्न। और साथ में जो लास्ट में मिलेगा हमें वो होगा क्या, लास्ट में जो मिलेगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। तो हम इस अकाउंट से इतनी सारी चीजों को फाइंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है बेचे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, जो परचेस का ओपनिंग स्टॉक है वो प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर या न्यू परचेस, और माइनस परचेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो पोर्शन या जो आंसर, जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप हमें बताइए ओपनिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस, तो आ जाएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कभी पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से परचेज और ओपनिंग स्टॉक को अगर माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए आगे देखते हैं, और लिखा है
कॉम्बिनेशन, संयोजन, मतलब जब कोई दो फर्म जैसे ए और बी अगर आपस में मिलकर एक हो जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन या संयोजन। अभी संयोजन कितने तरह का होता है और कैसे कैसे होता है इसकी डिटेल हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है, जब दो व्यापारिक संस्थाएं या जब एक से अधिक व्यापारिक संस्थाएं मिलकर एक हो जाएं तो इसे संयोजन कहते हैं या यह संयोजन कहलाता है। संयोजन के प्रकार, कॉम्बिनेशन के टाइप्स जो हैं, सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जब कोई दो कंपनियां एक सी हों, जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है और ये दोनों ही क्या बना रही हैं, कपड़ा बना रही हैं, है ना, क्लॉथ मिल है। अगर ये आपस में दोनों एक हो जाएं तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है या जो मर्जर है उसको हम बोलेंगे क्या, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। देखिए जब एक साथ कार्य करने वाली कंपनियां आपस में मिलकर एक हो जाएं तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है शीर्ष लंबवत या वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ऐसे संयोजन में दो कंपनियां आपस में प्रतियोगी नहीं होती हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे एक कोई कंपनी है, मान लेते हैं ए, और वो बनाती है कपड़ा, तो कपड़ा मिल है ये, और एक कोई कंपनी है बी और वो बनाती है क्या, रुई बनाने वाली कंपनी है या रुई है, और ये आपस में दोनों क्या हो जाए, मिलकर एक हो जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों कंपनियां आपस में एक सी नहीं है, दोनों कंपनियां आपस में अलग अलग हैं, लेकिन ये वाली कंपनी इसकी सहायक कंपनी है। ओके, नेक्स्ट लिखा है लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। अलग अलग वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां पर आपस में किसी न किसी रूप में संबंधित हों और अगर वो कंपनियां मिलकर एक हो जाएं तो उसे बोलते हैं हम पार्श्विक, लेटरल या अलाइड कॉम्बिनेशन। देखिए जैसे कागज बनाने वाली कंपनी, स्याही बनाने वाली कंपनी, पेन, फाइल बनाने वाली कंपनियां, मतलब ये सारी की सारी क्या है, स्टेशनरी से रिलेटेड कंपनियां हैं और किसी न किसी रूप में आपस में क्या है, कोरिलेटेड हैं, और ये कंपनियां अगर एक हो जाती हैं मिलकर के तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लेटरल या अलाइड कॉम्बिनेशन। आगे लिखा हुआ है वृत्तीय या सर्कुलर कॉम्बिनेशन। जब विभिन्न औद्योगिक इकाइयां एक प्रबंध नियंत्रण व स्वामित्व के अंतर्गत आपस में मिल जाए, मतलब बहुत सारी फर्म है और वो फर्म एक किसी ऑनरशिप या मैनेजमेंट के अंतर्गत आकर आपस में मिल जाती हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वृत्तीय या सर्कुलर कॉम्बिनेशन। लिखा है विकर्णीय कॉम्बिनेशन। जब प्रमुख उद्योगों के साथ उनके सहायक उद्योग भी आपस में मिलकर एक हो जाएं तो उसे बोलते हैं विकर्णीय या डायगोनल कॉम्बिनेशन। आगे लिखा हुआ है सामान्य हानि, नॉर्मल लॉस। प्राकृतिक कारणों से या माल के स्वभाव के कारण होने वाली हानि को सामान्य हानि कहते हैं। जैसे पेट्रोल का उड़ जाना, कोयले का सूख जाना, सीमेंट का झर जाना, इन्हें रोका नहीं जा सकता है। मतलब ये इस तरह की हानियां हैं जो गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग होंगी ही होंगी, चाहे हम इन्हें कितनी भी बचाने की कोशिश करें, इन हानियों को हम रोक नहीं सकते हैं। ओके, इन हानियों का लेखा पुस्तकों में लिखा नहीं होता है, साथ साथ इन हानियों का इंश्योरेंस भी नहीं कराया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, इनको रोका नहीं जा सकता है, लेखा पुस्तकों में लिखा नहीं होता है और इनका इंश्योरेंस भी नहीं होता है। इस तरह की हानि को बोलते हैं नॉर्मल लॉस या सामान्य हानि। आगे लिखा हुआ है असामान्य हानि। सामान्य हानियों के अपोजिट असामान्य हानियां होंगी। आकस्मिक घटना, किसी दुर्घटना से होने वाली हानि, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, इस तरह की हानियां कहलाती हैं असामान्य या एबनॉर्मल लॉस। इन हानियों को उचित व्यवस्था या उचित प्रबंध करके रोका जा सकता है। इनका लेखा पुस्तकों में लिखा भी हो सकता है और साथ साथ इनका बीमा भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट है अस्थगित व्यय। अस्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे पढ़ लेते हैं पहले हम इसको। व्यवसाय के ऐसे आयगत व्यय जिनका व्यवसाय को आगामी कई वर्षों तक लाभ प्राप्त होता रहेगा, ऐसे व्ययों को बोलते हैं अस्थगित आयगत व्यय। जैसे मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टीजमेंट पर किसी कंपनी ने एक्सपेंस कर दिया है एक ही साल में 5 लाख रुपीज। ओके, अब इस 5 लाख रुपीज में इसका प्रॉफिट कंपनी को 5 साल तक होता रहेगा, तो हर साल 1-1 लाख रुपए क्या किया जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, तो ऐसे अस्थगित व्यय मतलब जिनका अमाउंट एक साल आपने लमसम खर्च कर दिया है और उस लमसम खर्च का एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, तो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं अस्थगित आयगत व्यय। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्काउंट के बारे में। एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट उस समय दिया जाता है जब सेल हो रही है, और कैश डिस्काउंट उस समय दिया जाता है जब हमें कैश रिसीव हो रहा है। ये सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि सेल इंक्रीज हो, और ये इसलिए दिया जाता है कि जो डेटर्स हैं वो जल्द से जल्द कैश का क्या कर पाए, पेमेंट कर पाए। देखिए, इसका जो कैलकुलेशन है वो लिस्ट प्राइस पर होता है, और इसका जो कैलकुलेशन है वो जब पेमेंट हो रहा है, जिस अमाउंट का पेमेंट होना है और जो पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट अमाउंट पर या उस कैश अमाउंट पर इसका कैलकुलेशन होगा। इसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसे अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला ही हो। ओके, तो ये याद रखना है आपको, किसमें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। लिखा हुआ है स्टॉक के टाइप बताए गए हैं यहाँ पर। तो स्टॉक के टाइप 3 तरह से होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, और एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। मतलब कच्ची वस्तुओं पर अगर काम हो रहा है तो अर्धनिर्मित वस्तुएं, और वो वस्तुएं जो कि पूर्ण रूप से यूज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं निर्मित वस्तुएं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक का डिस्कशन आज इस क्लास के लिए। आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।